ठीक है, ये इसका मेन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी है ना, बेसिक जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये भी यूज कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ स्कोप है वही है कि जो यहाँ आपके क्लासर की पीसीबीज में जो यूज किए हुए उन्हीं तक हमारा स्कोप लिमिट रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है आपको बस जितना बताया जाएगा रिगार्डिंग योर सर्किट उतना भी समझ जाएंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें फिर क्या आता है आपका कि टर्मिनल, बेसिक टर्मिनल्स क्या है इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कितने टर्मिनल नजर आ रहे हैं, 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं। लेकिन जो सर्किट्स है, प्लासर के सर्किट्स हैं, उसमें आपको केवल 3 दिखाई देते हैं, 1 2 और 3। ये वाले नहीं दिखाई देते, बल्कि आप दूसरे किसी सिस्टम में जाएंगे उसमें ये भी दिखाई दे जाते हैं। लेकिन नॉर्मली प्लासर की ड्राइंग में केवल 3 दिखाई देते हैं, 1 2 और 3। ये नहीं, ये अंडरस्टूड, ऐसा नहीं कि टर्मिनल शो नहीं किए गए हैं तो इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये सब में होते हैं, सबको सप्लाई जाती है, बट ये शो नहीं किए जाते हैं प्लासर की ड्राइव में। तो इसमें जो प्लासर की पीसीबी में जो ओपैम्प की जो सप्लाई है वो 15 वोल्ट है। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ओपैम्प विल नीड ओनली 15 वोल्ट। नो, सप्लाई हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लासर की जो सप्लाई है वो 15 वोल्ट है। जो आपको मैंने बताया था कि 15 वोल्ट जो आउटपुट है 813 का, वो पीसीबी को जाता है। पीसीबी में किसके लिए जाता है? ओपैम्प की सप्लाई के लिए। तो यहाँ ये ओपैम्प की सप्लाई जो है 15 वोल्ट प्लस 15 माइनस 15, ये डुअल सप्लाई यूज होती है। ठीक है, लेकिन ये सर्किट में आपको ये दिखाए नहीं जाते हैं। बाकी इसमें 2 टर्मिनल है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, और ये आउटपुट। अभी आप जो भी सर्किट देखा होगा या अभी आगे देखेंगे, उनमें एक के माइनस बना रहता है, एक के प्लस बना रहता है और आउटपुट होता है। तो माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग टर्मिनल, माइनस का क्या मतलब है? इन्वर्टिंग टर्मिनल की इनपुट आएगा और आउटपुट में वो क्या हो जाएगा? इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्टिंग का मतलब अगर यहाँ प्लस आया तो माइनस हो गया, माइनस आया तो प्लस हो गया, ये इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो आउटपुट में भी प्लस आएगा, इनपुट में माइनस है तो आउटपुट भी माइनस, मतलब इन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए इसको नॉन इन्वर्ट बोल दिया। ठीक है, तो जिस ये माइनस, अंदर माइनस ये सप्लाई को डिनोट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिए। ये इसके नेचर ऑफ द टर्मिनल पे डिपेंड कर रहा है। इन्वर्ट माइनस का मतलब इस पे जो भी सिग्नल आएगा वो इन्वर्ट होना है, और इस पे जो सिग्नल आएगा वो नॉन इन्वर्ट एज इट इज रहेगा, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको बताया, जैसे इसकी ये अराउंड 30 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ओपन बेस को, एक बुक अगर जो आपने पढ़ा होगा या इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो उसमें इसका इंटरनल सर्किट, जैसा आप ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर मोर देन 25 ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन सर्किट है, और कम से कम 4 और 5 स्टेज है। पहली जो स्टेज होती है वो डिफरेंशियल होती है। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर सुना होगा, पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो पहली स्टेज है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। फिर इसके बाद 2 3 स्टेज होती है, फिर फाइनल आउटपुट स्टेज होती है। तो जो ये ट्रायंगल है ये सिंगल, आपको ठीक है सिंगल कंपोनेंट की तरह से ही पढ़ना है, बट एक्चुअली इसके अंदर 3 4 स्टेज होती है, और वो डिपेंड करता है किस तरह का ऑप एम्प है। और आपको इसमें लगभग मोर देन 25 ट्रांजिस्टर होते हैं, मोर देन 25 ट्रांजिस्टर सर्किट होता है। ठीक है, बट आपको ये एज ए सिंगल कंपोनेंट ही स्टडी करना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इसका जो नेचर होता है ये डिफरेंशियल होता है, पहली स्टेज जो होती है। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस आप एक फोनेम से एक आपको मालूम होना चाहिए ये कि इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है आइडियल का, और प्रैक्टिकल का हाई होता है। इनका इनपुट रेजिस्टेंस आप नापेंगे, इम्पीडेंस नापेंगे। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस में क्या डिफरेंस होता है? रेजिस्टेंस मतलब प्योर रेजिस्टिव, इम्पीडेंस का मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस, जिसमें इंडक्शन भी हो सकता है, कैपेसिटेंस भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें जो कैपेसिटिव इंडक्टिव इम्पीडेंस, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसलिए इम्पीडेंस यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रोड जो भी इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और रेजिस्टेंस इम्पीडेंस में ये अंतर होता है। तो यूनिट उसकी मेगा ओमी होती है, ओमी होती है। ठीक है, तो हाई होता है, आइडियल का इनफाइनाइट,
आइडियल का इनफाइनाइट और प्रैक्टिकल का हाई। आउटपुट इम्पीडेंस आइडियल का 0 और प्रैक्टिकल का वेरी लेस, ठीक है। गेन इनफाइनाइट, और गेन का मतलब होता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। गेन का मतलब कितने टाइम्स वो एम्प्लीफाई कर सकता है। तो आइडियली इनफाइनाइट होता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। और बाकी प्रैक्टिकल का वेरी वेरी हाई 10⁶। फिर है बैंडविड्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लास्ट टू हैं ये बहुत ही मैटर करते हैं, ठीक है, इनका एक मीनिंग है। देखिए यहाँ बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ उसको। देखिए कोई भी एम्पलीफायर होता है, नॉर्मल एम्पलीफायर होता है, ट्रांजिस्टर वाला होता है, पावर होता है, वोल्टेज होता है, वो उनका एक एक रेस्पॉन्स होता है, आउटपुट रेस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, कि वो कितनी फ्रीक्वेंसीज को परफेक्टली एम्पलीफाई या मैक्सिमम एम्पलीफाई कर सकते हैं रेंज को, और उस रेंज से बिलो या आफ्टर वो एम्पलीफाई नहीं कर सकता। मतलब किसी की अगर बैंडविड्थ 100 के हर्ट्ज है, सपोज आपका वो बता रहा है कि 500 टू 600 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है, 500 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट लेकर के 600 हर्ट्ज तक वो फ्रीक्वेंसी को बेटर पर मतलब मैक्सिमम उससे एम्पलीफाई कर सकता है। और 500 से बिलो पे डिटोरिएशन होगा, डिस्टोर्शन आएगा, और 600 से अगर हाई है तब भी डिस्टोर्टेड आएंगे। तो इसकी बैंडविड्थ कितनी कहलाएगी? 600 टू -500, केवल 100 किलो हर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ होगी, मतलब 500 टू 600। उसी को ही वो परफेक्टली एम्पलीफाई करेगा बियॉन्ड, मतलब अर्ली और बिफोर और आफ्टर, मतलब बिफोर 500 और आफ्टर 600, जो भी आप उसमें इस फ्रीक्वेंसी देंगे, सिग्नल देंगे, उसको प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जनरल है, अभी जो मैंने बताया उसके बेस पे। अब ये बताइए मुझे, कैसा एम्पलीफायर आपको चाहिए कि जो आपका should amplify all the frequency, or should amplify the particular frequency, or should amplify a particular range of frequency? particular range. all the हाँ particular बताइए। range of frequency. Particular range of frequency. Sir, the amplifier should amplify particular range of frequency because it has to stop the noise and distortion. हाँ देखिए, इट इज ऑल अबाउट द नीड, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम वी हैव द all रिक्वायरमेंट दैट शुड एम्पलीफाई ओनली वन फ्रीक्वेंसी, नॉट ओनली द रेंज, all, नॉट ऑल, है ना। all frequency. नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो होते ही है, वो तो सभी टाइप के एम्पलीफायर अवेलेबल है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने वो इस तरह से नहीं आप आंसर कर सकते, इट डिपेंड अपॉन द नीड, ठीक है। और जहां तक इन जनरल अगर करें तो ऑल, है ना भैया, कोई चक्कर ही नहीं, खत्म, सभी कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, कोई टेंशन ही नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, मेगा फ्रीक्वेंसी हो, सबको अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी हो, सबको इक्वली एम्पलीफाई करे, ठीक है। थ्योरेटिकल ये हो सकता है, आइडियली मतलब हमारी विश ये हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि वो हमारी नीड रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कि हम कई जगह हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को ही वो एम्पलीफाई करे, बाकी को ना करे। क्या बोलते हैं उनको? पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को जो एम्पलीफाई करते हैं और उसके बिफोर और आफ्टर रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बताइए। Band reject filters. नहीं नहीं नहीं, ट्यून्ड, ट्यून्ड वोल्टेज। अच्छा, हाँ, तो बैंड पास फिल्टर, वो तो फिल्टर होते हैं, अभी हमें एम्पलीफाई की बात कर रहे हैं। फिल्टर की भी उसी तरह से एनालिसिस होता है। वही जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, वो जो चीज है वो एम्पलीफायर पे होती है, वही उस पे होती है। और बेसिकली फिल्टर ही यूज होते हैं इन सपोर्टिंग ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है, बिफोर भी और आफ्टर भी, वो अलग है। वो फिल्टर में भी वही चीज अप्लाई होती है, लेकिन मैं अभी एम्पलीफायर बता रहा हूँ, उसी के रेफरेंस में बताइए कि कई जगह हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी को ही, ओनली वन फ्रीक्वेंसी को ही एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है। वो ट्यून्ड होते हैं, ट्यून्ड,
ठीक है, जैसे आपका रेडियो होता था ना, रेडियो में जो ट्रांजिस्टर होते थे आप क्या करते थे, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी सेट करते थे और अगर उस पर वही बजेगा तो बेटर रिस्पॉन्स आता था, फाइडेलिटी अच्छी है तो अच्छा आता था। और अगर वो अच्छा नहीं है, एम्पलीफायर या फिल्टर अच्छा नहीं है, फिर क्या होता था, डिस्टॉर्टेड आती थी आवाज़ ना। एक स्टेशन पे 2-3 स्टेशन बजते थे, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, यूज किया हो ट्रांजिस्टर, पता नहीं आपने किया नहीं किया है ना, हम लोगों का तो बचपन ही उसी में बीता था। ठीक है, तो आप लोगों ने भी पता नहीं यूज किया नहीं किया रेडियो ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो नहीं यूज किया होगा। तो ये जैसे टीवी में भी क्या होता था, आप चैनल सिलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर एक ही चैनल देखते हैं ना, अगर उसी में बैकग्राउंड में घोष 2-3 चैनल दिखाई देने लगे तो इसका मतलब वो दूसरी 2-3 फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है, उसका रेस्पॉन्स सही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह हमारी रेंज होती है, पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करते हैं, और कई जगह ऐसी रेंज होती है भैया सब बजे सब आए, सबका वेलकम है, ऑल आर वेलकम। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड ऑफ द सर्किट, नीड ऑफ द सिस्टम। तो अगर सारी फ्रीक्वेंसी को वो एम्पलीफाई कर रहा है तो क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ, वो जो उसकी बैंडविड्थ होगी वो फ्लैट होगी, बैंडविड्थ क्या होगी, वो फ्लैट होगी। ठीक है, और अगर ट्यून है तो देखा होगा आपने ऐसे होगी, अगर वो जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा टूल वही लेंथ वाला, ठीक है, ये ग्राफ होता है, जैसे देखिए बता रहा हूँ, ये ग्राफ जो होता है इस तरह का होता है, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ होता है। इधर सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी है, इधर क्या है, ये फ्रीक्वेंसी, ये इधर होती है फ्रीक्वेंसी, ये होती है फ्रीक्वेंसी, और इधर होता है गेन, इधर क्या होता है, गेन, इधर होता है गेन। और अगर सपोज आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, तो फ्लैट का मतलब ये हो गया, वो यहाँ से दिया हमने, ये हो गया फ्लैट। ठीक है, ये फ्लैट हो गया, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, गेन आपका ये दिस इज द व्हाट अबाउट द फ्लैट, ठीक है, व्हाट अबाउट द फ्लैट। लेकिन अब जैसे हमने अलग अलग आपको बताए, कोई रेंज होगा, कोई आपका वो होगा, ट्यून होगा, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो सपोज ये ले लिया, जैसे ट्यून्ड है तो ट्यून्ड ऐसे होगा, ठीक है, तो जैसा आप देखेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, है ना, फ्रीक्वेंसी जो रहेगी, सपोज यहाँ मैक्सिमम है, जो भी जैसे सपोज मैक्सिमम, तो ये पर्टिकुलर इसी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम देगा, इससे कम भी डिस्टॉर्टेड हो रहा है, उससे ज़्यादा भी डिस्टॉर्टेड हो रहा है। और जैसे रेंज की बात करें, अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो इस तरह से आया ग्राफ, ये यहाँ गया, थोड़ा उल्टा कर हो गया ये, देखिए आप क्या देखेंगे, जैसे सपोज यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है, और इसके बाद समझ इसको हटा देते हैं, थोड़ा उल्टा बनता है। ये देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर यहाँ देखें तो ये जो देखिए यहाँ डिस्टोर्शन है, और केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही आपका गेन मैक्सिमम है, इससे पहले डिस्टोर्शन आ रहा है, उसके बाद डिस्टोर्शन आता है, तो ये पर्टिकुलर रेंज हो गई। तो ये आपका जो प्रैक्टिकल एम्पलीफायर होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ये ट्यून वोल्टेज होता है और ये आइडियल है। प्रैक्टिकल भी अगर हम पर्पजली हम डिजाइन करते हैं कि पर्टिकुलर रेंज को हमको एम्पलीफाई करना है,
तो हम इसी तरह से, तो मोस्ट ऑफ द जो एम्पलीफायर होते हैं वो इसी में होते हैं। ऑडियो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे, मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे, या हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे, एक पर्टिकुलर रेंज के। तो जो मैक्सिमम एम्पलीफायर होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्यून वोल्टेज तो जैसा होता है मिड बेस पे होता है, और ये तो आइडियल है, ठीक है। तो ये आइडियल ऐसे ना होकर के प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट। ऑलमोस्ट फ्लैट का क्या मतलब हुआ? तो ऑलमोस्ट का मतलब ये तो देखो 100% फ्लैट है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट किस कैटेगरी में आएगा? तो ऑलमोस्ट फ्लैट ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, और फिर जैसे ये फ्लैट है, जैसे यहाँ फ्लैट हुआ और फिर सपोज यहाँ के बाद डिस्टॉर्शन चल रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा कि यहाँ वाली फ्लैट ही है और फिर यहाँ भी ये फ्लैट है। तो प्रैक्टिकल ना हो करके, ये तो आइडियल है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ मिनिमम से और फिर यहाँ मैक्सिमम भी वो आपका फ्लैट मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल का हो गया। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और मैंने बताया अराउंड 30 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आपके स्कोप में केवल इतना ही मैंने बताया आपको, ठीक है। इतना मालूम होना चाहिए। हाँ भैया, कैसे से संबंधित कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को मैकेनिकल के जो लोग हैं ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं भैया, पूछ लीजिए, उसमें कोई हेजिटेशन मत कीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा अगर वो रिलीवेंट होगा तो। हाँ, इतना जितना अभी बताया उसमें कुछ जानना है? अभी आउटपुट इम्पीडेंस कम क्यों होता है? नहीं, कम क्यों होता है वो तो फिर उसका डिजाइन है, इंटरनल डिजाइन है, बस होता है, याद रखो बस। इसमें यहाँ को क्यों होता है वाली बात, इनपुट हाई क्यों होता है उसका जवाब है वैसे, कि अब जानने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप ये याद रखो कि इनपुट हाई होता है, आउटपुट लो होता है, बस वही याद रखो बस आप। उसका भी जवाब है वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। वो इंटरनल कैलकुलेशन बतानी पड़ती है, ठीक है। चलिए, और बस आपको याद रखना है ये चीज। और बताइए, ठीक है। फिर सर आगे ये बढ़ते +15 -15 का क्यों जरूरत होता है? देखिए, ये जो भी चीज है इसकी बाइसिंग है डुअल, उसमें ये ऑपरेट डिफरेंशियल जैसे मैंने बताया। देखिए, आपकी अब आप ये तो क्वेश्चन आप ट्रांजिस्टर में ही पूछ सकते थे कि +10 -10 की क्यों जरूरत है, या नहीं, बताइए। अब मैं आपसे पूछूं, आपका भी ये 9 महीने लगभग हो गया है, अगर कोई आपका टेक्निकल आपसे पूछता है या आपका जूनियर आपसे पूछता है, आप जाएंगे वहाँ फील्ड में, तो आप क्या जवाब दोगे, बताइए। सर वो तो मतलब एक सोर्स का पावर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, उसके बीच में हम लोग टैपिंग के थ्रू रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट हम लोग उससे वेरी करवा रहे हैं, वो एक सिग्नल की तरह काम कर रहा नहीं नहीं, है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर के केस में बताइए, ट्रांसड्यूसर केस में उसकी क्या यूटिलिटी है? केवल हमने +10 क्यों नहीं लिया, केवल -10 क्यों नहीं लिया, ठीक है, बताइए। सर वो तो इनपुट पावर सप्लाई है, मतलब इनपुट में हम लोग वो सिग्नल भेज रहे हैं, फिर हम लोग उसको एज पर मतलब जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करके आउटपुट को वेरी कर दे रहे हैं। क्या ये बताइए, केवल क्या +10 लेंगे तो क्या वेरिएशन नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा? अगर हम केवल +10 ले लेते हैं या केवल -10 ले लेते हैं, तो क्या वो एरर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करेगा, मना कर देगा? बताया था इसका आंसर, मैंने था आपको। लेफ्ट या राइट सर में तो सर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर डायरेक्शन के पाएगा। लिए यूज करते हैं। हाँ, वेरी गुड। लेफ्ट राइट डायरेक्शन पता लगती है ना ट्रांसड्यूसर में हमको, हाँ कि हाँ सर। लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, फ्रंट है, हाँ रियर है, ठीक है। तो उसी तरह से बाइसिंग होती है, इसमें सप्लाई होती है। केवल पॉजिटिव वोल्टेज से काम नहीं चलता, इसमें इंटरनल जैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बताया, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव सप्लाई की आपको जरूरत पड़ेगी। और आप देख रहे हैं कि हमारे सिग्नल भी प्लस भी है, माइनस भी है, ठीक है। वो चीज आप हाँ उसको सब इंटरनल डिजाइन बेस्ड पूछ रहे हैं आप, ठीक है। और आगे बताए, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो सब डिजाइन मैटर्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक सब्जेक्ट है ये, अभी आपको मैं 1 या 2 लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना बी टेक में, उनसे पूछो, साल भर चलता होगा ये, ठीक है। अब पता नहीं अब प्रेजेंट क्या वो है, अदरवाइज ये साल भर तक पढ़ाया जाता है। और ये जो ट्रायंगल है ना, इसका इसका सर्किट चलता है, इसके अंदर मैंने बताया 3-4 स्टेज है, 25 ट्रांजिस्टर है इसके अंदर, ठीक है। इतना इजी नहीं है, मतलब ये उस तरह का नहीं है कि इसको
लेकिन चूंकि हमको आपको अप्लाई बताना, प्रैक्टिकल इसका वो बताना है, तो मैं वो बता रहा हूँ जो चीज़ वहाँ नहीं बताई जाएगी। ठीक है, आपने भले इसको साल भर पढ़ा हो, लेकिन जो चीज़ अब यहाँ बताई जाएगी वो चीज़ वहाँ नहीं पढ़ी होगी आप। ठीक है, अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो थोड़ा देखिएगा। ठीक है, देखिए आपको वहाँ जो पढ़ाया गया वो डिजाइन एस्पेक्ट से बताया जाता है, मैं यहाँ इसका एप्लीकेशन एस्पेक्ट से बता रहा हूँ। उसी तरह से आपको इसको देखना है। आपको वहाँ डेरिवेशन बताए जाते हैं, है ना, कहीं ये किरचॉफ ला, कहीं ये ला, कहीं वो ला, है ना, पता नहीं कितनी तरीके से, वो सब डिजाइन एस्पेक्ट है, वो जरूरी है, डिजाइन के लिए वो जरूरी है। लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के हिसाब से उतना सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मोड ऑफ कनेक्शन, अब इसको आपको जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से आपको समझिए। मोड ऑफ कनेक्शन, तो रिगार्डिंग मोड ऑफ कनेक्शन इसमें क्या आते हैं, ओपन लूप कनेक्शन और क्लोज लूप कनेक्शन। ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप क्या होता है, रिगार्डिंग द ओपन, उसको समझिए आप। देखिए ये आप देख रहे हैं ओपन, अगर आउटपुट और इनपुट टर्मिनल्स के बीच में कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, इंटरनल तो होगा, उसकी बात नहीं हो रही है, अगर आउटपुट और इनपुट टर्मिनल के बीच में कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप कनेक्शन। क्या बोलते हैं, ओपन लूप कनेक्शन। और जब आपके आउटपुट में और इनपुट टर्मिनल में कनेक्शन होते हैं, चाहे वो रेजिस्टिव कनेक्शन हो, डायरेक्ट कनेक्शन हो, इंडक्टिव कनेक्शन हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज लूप कनेक्शन। तो एज ए ओपन लूप कनेक्शन आज की डेट में यूज नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास डिजिटल सर्किट आज के समय में आ चुके हैं। ठीक है, अगर हमको, क्योंकि इसका जो ओपन लूप कनेक्शन है वो केवल स्विचिंग डिजिटल में ही पहले यूज होता था, जब आपके डिजिटल आईसी, अब तो बहुत ही, अब तो रिवोल्यूशन है डिजिटल में, जो जिसका जिस चीज का आप चाहो उसकी आईसी आपको रेडीमेड मिल जाएगी, तो फिर हम ओपन को क्यों यूज करें वही इसके लिए। ठीक है, अब आप पूछेंगे प्लासर ने क्यों यूज किया, तो मैं उसका रिप्लाई बार बार ये देता हूँ कि भाई भले ही आपको, अब जो ठीक है, अब कुछ मशीनों में, लेटेस्ट मशीनों में 2-3 साल में डिजिटल, अभी जो भी ओपैम्प आपको बता रहे हैं ये अब सब एब्सोल्यूट हो चुका है, अब वो डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहा है। लेकिन क्योंकि आपके पूरी रेलवे में और रेलवे वाइज में जो लेटेस्ट मशीन है जिसमें ओपैम्प सर्किट नहीं है, वो केवल आपकी 5 to 10% मशीनें हैं, और किसी किसी रेलवे में तो एक भी मशीन नहीं होगी, अदरवाइज होगी तो किसी रेलवे में 2 मशीन होगी, किसी में 3 होगी। ठीक है, तो अगर उसको परसेंटेज में ले, केवल 10% मशीनें जो है हमारी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बाकी जो 90% बेस है, 95% है, वो सब यही ओपैम्प बेस्ड मशीन है। तो आपको ओपैम्प आज की डेट में ओपैम्प ही पढ़ना है, तभी आप उनको सर्वाइव कर पाएंगे उस पर। जो डिजिटल जो नई मशीन है उसमें आपकी पोस्टिंग होगी, अगर कोई नई मशीन अभी निकल रही होगी तो आप ही को भेजा जाएगा, भैया ट्रेनिंग भी करो और मशीन को लेके आओ, और अगर आप किसी मशीन पे गए तो वहाँ आपको सीखने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप सब सीखिए उसको डिजिटल। ठीक है, क्योंकि अभी जो मेजोरिटी है, जो आपका मेजोरिटी नीड है उसी को हम कैटर कर रहे हैं, तो मेजोरिटी जो नीड है वो ओपैम्प्स की है, और ओपैम्प्स को आप बिना समझे, बिना जो एनालॉग सर्किट जो मैंने आपको बताया जनरल सर्किट, बिना उसको समझे आप उस मशीन पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है। तो ओपन लूप समझ लीजिए, क्रॉस ही कर दीजिए एक तरफ, डिजिटल और स्विचिंग सर्किट। ठीक है, मतलब 2 स्टेज आउटपुट में, या तो हाई या लो, और यहाँ हाई लो क्या होगा, +15 या -15 मैक्सिमम, 2 स्टेज होंगी, 0 नहीं होगी, या तो आउटपुट +15 और -15 थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली 15 वोल्ट नहीं मिलता है, +14 या -14 ही मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली सप्लाई की वोल्टेज पूरी मैक्सिमम आउटपुट में डिलीवर नहीं हो सकती, तो कुछ कम होती है, तो प्रैक्टिकली जो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है +14 और -14 मिलता है। तो जो यहाँ स्विचिंग की बात हो रही है तो 0-1 या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट नहीं हो रही है, यहाँ स्विचिंग का मतलब है +14 और -14 वोल्ट प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली +15 और -15। ठीक है, उतना ही, तब तो ये सर्किट तो अब जो ओपन लूप है यूज में नहीं मिलेगा। अब आता है क्लोज लूप। अब क्लोज लूप भी 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब हुआ, अगर आउटपुट कनेक्शन आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल है तो इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं, या सॉरी नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, और अगर आउटपुट कनेक्शन आपके आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब अभी देयर आर कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड इन्वर्टिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, और अगर आपका आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग में है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन समझ लीजिए। तो यहाँ फिर देख लीजिए, फिर वही चीज है। तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशन है वो नेगेटिव फीडबैक, एम्पलीफिकेशन करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक, इसी का ही मैक्सिमम है। और जो पॉजिटिव फीडबैक है वो स्विचिंग में यूज करना है। ओपन लूप हम यूज नहीं करते, ये तो मैंने मना कर दिया आपको। हम अगर स्विचिंग करनी भी है, क्लोज लूप से भी करनी है, तो पॉजिटिव फीडबैक यूज करेंगे। अभी आप टैपिंग सर्किट में इसी को देखेंगे, पॉजिटिव फीडबैक की एप्लीकेशन अभी आप देखेंगे। ठीक है, एम्पलीफिकेशन करना है तो नेगेटिव फीडबैक, और स्विचिंग करानी है, ओप एम्प से स्विचिंग करानी है, तो अगर आप यूज करेंगे तो ओप एम्प को विद पॉजिटिव फीडबैक आप यूज करेंगे। तो 2-3 मोड में बताऊंगा आपको। तो ये इसका मोड ऑफ कनेक्शन है। तो देख करके आपको पता लग जाना चाहिए कि ये नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक है तो कौन सी एप्लीकेशन है, नेगेटिव फीडबैक है तो कौन सी एप्लीकेशन है, ये आपको जज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक जो बताया इसमें कुछ पूछना है, बाकी फिर आपको कल नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बताएंगे।